नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के कर्पूरी स्मारक भवन में हूँ, सभागार में। और जैसा कि आज जानते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी की आज एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रबोधन कार्यक्रम चला, जो जन नायक कर्पूरी स्मारक में अभी संपन्न हुआ। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी एवं संत शिरोमणि रैदास जी की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. अम्बेडकर साहब हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि आज का क्या विषय है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके संगम भारत जो चैनल है, मैं आप सभी टीम के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने गरीबों मजलूमों की आवाज़ जो हम लोग उठा रहे हैं, उस आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं अपने गरीब गुरबा समाज से और नौजवानों से आह्वान करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी आवाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाने की काम करें। धन्यवाद जी सर, आज का क्या विषय है आज इस कार्यक्रम का? आज का मुख्य विषय था ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती करना, जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं कराई जा रही है और राज्य सरकार के द्वारा जो कराई जा रही है उसमें अड़चनें पैदा करना। दूसरा विषय था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो लगातार चुनाव हो रही है, इससे लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। और आधुनिक मनुस्मृति के तौर पर आज ईवीएम मशीन काम कर रही है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है, इसके ऊपर चर्चा था। तीसरा था सभी अधिकार अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक सत्ता जो है, सत्ता पर नियंत्रण करना होगा, व्यवस्था पर नियंत्रण करना होगा। तो ये सारे चर्चा के लिए बिंदु रखे गए थे, उसके ऊपर चर्चा हुआ। और ये चर्चा इस अवसर पर रखा गया था अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन एवं राष्ट्र संत शिरोमणि रैदास महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर यह प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था और आज ये संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से सर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहा हूँ और दिया हूँ कि इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, उस समय से लेकर अभी तक या फिर प्रदेश की जो सरकार है, जो नीतियाँ भाजपा की है और वही नीतियों से समर्थन में जो अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, इससे पूर्व की जो सरकार थी बीजेपी के साथ में, वो बीजेपी के नीतियों की हर समय समर्थन करते रही है। जैसे किसानों के विरोध में कानून बना तो भाजपा के साथ में जो सरकार थी नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोला। लेबर लॉ के खिलाफ में 44 से लेबर लॉ को बदले गए लॉकडाउन के समय में, नीतीश कुमार जी की सरकार कुछ भी नहीं बोला, उसमें भाजपा के साथ में थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 20 जुलाई 2020 में लाया गया, उसके विरोध में भी कोई नहीं बोला। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा, वोटों की चोरी किया जा रहा है, ये चुप्पी साधे हुए हैं। महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार जो है रात दिन बढ़ते जा रहा है। एक रिपोर्ट कहता है, एनसीआरबी कह रहा है कि 15% महिलाओं की अपराध में वृद्धि हो चुकी है 21 से लेकर अभी तक। 12% अपराध बलात्कार में वृद्धि हो चुकी है। अगर 10 वर्षों की आंकड़ा देखा जाए तो 10 वर्षों की आंकड़ा बता रही है कि महिलाओं के ऊपर अपराध में 75% की वृद्धि हो गई है। तो आखिर ये जो हो रहा है, और ये बिहार में भी हो रही है, देश भर में हो रही है, ये सब जो हो रहा है अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, क्योंकि सत्ता के ऊपर शासक जातियों की मनुवादियों के ऊपर अनियंत्रित कब्जा हो गया है। अनियंत्रित कब्जा होने की वजह से व्यवस्था के ऊपर अनियंत्रित कब्जा कर चुके हैं, मीडिया के ऊपर अनियंत्रित कब्जा है, कार्यपालिका के ऊपर है, न्यायपालिका के ऊपर है और विधायिका के ऊपर अनियंत्रित कब्जा है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हुआ है, वोटों में चोरी करके हुआ है। आज इनसे किसान तबाह है, मजदूर की तबाह है, महिलाएं तबाह है, छात्र नौजवान तबाह है। अग्निपथ योजना ला करके आज नौजवानों की नौकरी खत्म किया जा रहा है, निजीकरण ला करके लोगों को नौकरी खत्म किया गया। शिक्षा को निजीकरण करने की वजह से शिक्षा को चौपट कर दिया गया। ये तमाम जो है, ये तमाम घटनाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वजह से सब घट रही है, क्योंकि सरकार के विश्वास है, भाजपा के लोगों को, कांग्रेसियों के लोगों को विश्वास हो चुका है कि अब हमें इनकी वोटों की ज़रूरत नहीं है।
अभी वोटों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईवीएम में घोटाला करके चोरी करके हम चुनाव जीतते रहेंगे। अब तो ये नए प्रकार के ईवीएम ला रहे हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हमारे लोगों की वोट की चोरी किया जाएगा। सरकार ने एक आंकड़ा पब्लिश किया कि 51 करोड़ 4 लाख लोग प्रवासी मजदूर हैं, ये वोट से वंचित रह पाते हैं। इनको वोटों को हम वोट के अधिकार को हम वंचित नहीं करना चाहते, इनकी वोट सदुपयोग हो, इसके लिए हम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला करके साथ तो ये वोटों को और बृहद पैमाने पर घोटाला किया जाएगा, इसलिए बृहद पैमाने पर घोटाला हो रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसका निंदा कर रही है, इसका विरोध कर रही है। हम इसका जब तक ये खात्मा नहीं होगा तब तक हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इसका विरोध करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से आज देश की संविधान खतरे में है, आज संविधान को खतरे में डाल दिया गया है। EWS ला करके सारे निजीकरण को, सारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। संविधान में संशोधन किया गया 15 में, अनुच्छेद 15 में, 16 में, और कोई बैकवर्ड क्लास का नेता नहीं बोल रहा है, जातीय आधारित गिनती नहीं होता, कोई बैकवर्ड क्लास का नेता नहीं बोल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। तो ये सब डरे हुए लोग हैं, ऐसा माहौल भाजपाइयों ने, RSS के लोगों ने डिमांड कर चुका कि सभी लोग हमारे बहुजन समाज के नेता डरे हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग डट कर यहाँ पर काम कर रहे हैं मैदान में, और इसका विरोध कर रहे हैं, वो हम लोग विरोध करेंगे। राहुल गांधी की जो भारत यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है जो चला, उस पर उसको कैसे आप देखते हैं? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, आप जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, इसका मतलब भारत टूट रहा है या टूट चुका है या तोड़ा गया है किसी के द्वारा। तो आप भारत जोड़ो यात्रा में ये भी आपको बताना चाहिए कि आखिरकार भारत को किसने तोड़ा। 57 साल तक आप ही राज कर रहे थे देश में, और कई प्रदेशों में आपकी एक छत्र राज हुआ करता था। तो ये भारत को तोड़ने के काम किसने किया? जो 57 सालों तक केंद्र और प्रदेश में राज किया हो। तो ये तो आपको ये भी बताना चाहिए कि हमने 57 साल तक रहा और ये राज्य को हम जोड़ नहीं सके, भारत को जोड़ नहीं सके, तो अपनी कमियों के बारे में ये आपको बताना चाहिए। तो आप नहीं बता रहे हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो ये जनता को गुमराह करके आप, जैसे आपके पूरे खानदान के लोगों ने, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, पूरे खानदान में इनके ही, राजीव गांधी जी, आदिवासियों के साथ में जाके नाचना, किसानों के साथ में किसानी करना, ये जो नौटंकी करके वोट ले करके इमोशनली ब्लैकमेल करके कर रहे हैं। अभी ये देश की जनता जाग चुकी है, अब आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। हम बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए पूरी ज़िंदगी जवानी लगा रहे हैं, तो हमारे जैसे लाखों हज़ारों लोगों में लगा रहे हैं। ये अब आपके गुमराह में फंसने वाले नहीं है। सारा बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और मुसलमान भी आपके साथ में फंसने वाला नहीं है। वो सारे के सारे थोक भाव में हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। 2024 में हम लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं, और हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। बहन मायावती जी भी EVM पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो अब सवाल बहन जी उठा रही हैं, लेकिन बोल नहीं रही हैं। सवाल जैसी उठाती हैं जैसे ही बोलना शुरू करती हैं, तुरंत ED वाले आकर के, CBI वाले आकर फाइल खोल देते हैं और चुप उनकी मुंह बंद कर देते हैं। तो इसलिए इनके पास बहुजन समाज का कोई नेता बोलने लायक आज नहीं है। EVM के विरोध में हो, चाहे अन्याय के विरोध में हो, या समाज के ऊपर हत्या मर्डर हो, बलात्कार के विरोध में हो, संविधान जलाया जाता नहीं बोलते हैं। ये कोई नेता नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब मजबूरी में फंसे हुए हैं, घोटाला में फंसे हुए हैं। और इन लोगों को बारी बारी से केंद्र सरकार ने बारी बारी से इन लोगों को घोटाला करके इनकी भी सरकार एक एक बार सबकी बनवाई है, इसलिए बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो खुद ही फंसेंगे। ये तो कभी कभी थोड़ा सा बोल देते हैं कि कोई नहीं बोल रहा है, तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी वाले बोल रहे, कोई बहुजन समाज का नेता नहीं बोल रहा है, इसलिए अपने लोगों को बताने के लिए ये थोड़ा बोल देते हैं कि हमारे लोग ये बोलकर शुरू हो जाए। जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ये जो बयानों से रामचरितमानस के ऊपर बयान दिए, वो तो उस पर बहुत राजनीतिक में उथल पुथल पड़ी। उन्होंने बयान सही दिया है, उन्होंने कोई बयान गलत नहीं दिया है, वो दंत कथा नहीं है। जो रियलिटी था, जो लिखा हुआ तो उन्होंने उसको बताया है, तो गलत तो उन्होंने बोला नहीं है। अब लोगों को ये लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं तो तुम्हारे बाप दादाओं ने उसमें लिख कर रखा है, उसी को तो उन्होंने व्याख्या करके बताया है, गलत नहीं बताया है। वो बातें सही है, लेकिन और इसमें थोड़ा शिक्षा मंत्री महोदय जी को और इजाफा करना चाहिए कि बिहार में शिक्षा की क्या ग्राफ है। इतना सालों तक सरकार चल रही है, 32 साल सरकार बैकवर्ड होकर चल रहा है। इस 32 सालों में शिक्षा के ऊपर इस सरकार से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका समीक्षा करके बताना चाहिए। बिहार का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्चा किया जा रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है,
समवर्ती सूची में इसलिए रखा है क्योंकि जब चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार परिवर्तन करके अपना शिक्षा को बेहतर बना सकता है तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन जो बातें उन्होंने कहा सही बातें हैं, लेकिन अभी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। शिक्षा को खात्मा किया जा रहा है, हाथ में स्लेट था प्लेट थमा दिया। अभी शिक्षा मंत्री जी को विचार करके और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बजट बना करके जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, रोजगार से वंचित हो रहे हैं, रोजगार परक शिक्षा देकर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहिए। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अम्बेडकर साहब, जो आज इस प्रबोधन कार्यक्रम में जिला में आए हुए थे और अपना विचार यहाँ पर दिए। वह व्यवस्था सत्ता पर नियंत्रण किए बगैर होने वाला नहीं है, प्राप्त होने वाला नहीं है, आने वाला नहीं। एक गंभीर चर्चा। राजनैतिक शक्ति सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाने का मुख्य पूंजी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कथन को साफ स्वीकारा। आज इस मौके पर रखा गया है।